स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो आज हमें सीटी देखना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने विंडो फंक्शन देखे थे, राइट। आज हमें सीटी स्टार्ट। सो व्हाट इज सीटी? सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके। इसका यूज क्या होता है देखो। सबसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज रिकॉर्ड whose salary is higher than average salary of okay, find the how many male employees salary record whose salary is higher than average salary of all employees. पहले क्वेश्चन रीड करो, ओके, और क्या फाइंड करना है वो बताओ। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो पहले क्या करना है। क्या करना है? फाइंड हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। ओके, मेल एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ये एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें मेल एम्प्लॉयज भी होंगे, फीमेल एम्प्लॉयज भी होंगे। रिकॉर्ड मतलब रोज, राइट। हमें क्या करना है, ऐसे कितने मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है whose salary is higher than average salary of all employees। मतलब हर एक रिकॉर्ड की ये सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है? Okay? अंतर का लक्ष्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? उस एवरेज सैलरी को किसके साथ कंपेयर करना है? मेल एम्प्लॉयज के सैलरी रिकॉर्ड के साथ, राइट। सो हमें मेल एम्प्लॉयज सैलरी रिकॉर्ड चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे ऑल एम्प्लॉयज की? ओके, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? देखो फर्स्ट क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज मतलब सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ग्रुप बाय करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि ऑल एम्प्लॉयज के हर एक एम्प्लॉयज के अलग अलग नहीं चाहिए, सभी की मिला के एक एवरेज सैलरी चाहिए। ये एवरेज सैलरी आ गई। देन मुझे क्या चाहिए? मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए। मेल एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड कैसे फाइंड करोगे? सिलेक्ट में एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ, सैलरी, और उसके बाद जेंडर लेता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन
salaries s on e dot emp number is equal to s dot emp number where e dot gender is equal to m. यहाँ पे e dot emp number s dot salary e dot gender. ये रहे मेल एम्प्लॉयज, क्योंकि देखो सैलरी टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं 9,67,330, उसमें से 5,79,856 ऐसे रिकॉर्ड है जो मेल एम्प्लॉयज के। अब मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ गए, अब इनके हर एक रिकॉर्ड की सैलरी किसके साथ कंपेयर करनी है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो देखो फर्स्ट रिकॉर्ड देखो, ये सैलरी ग्रेटर देन है कि एवरेज सैलरी से, तो फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा आउटपुट में। सेकंड रिकॉर्ड देखो 62,000, ये कितनी 63, मतलब लेस देन है तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। देखो 66,074, ये कितना है 63,761, मतलब ये मेल एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड, ये वाला थर्ड रिकॉर्ड्स एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है ना उसकी सैलरी, तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा, मतलब एक हो गया। देन ये एक आ जाएगा 2 3 4 5, मतलब हर एक रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना है। तो मतलब देखो आपको इस क्वेरी का आउटपुट और इस सेकंड क्वेरी का आउटपुट, ये दो क्वेरी का आउटपुट चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब मेरे पास दो रिकॉर्ड्स है, मतलब दो आउटपुट है, इनको पहले टेबल कंसीडर करेंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन को रीड करके मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, ये दो रिक्वायरमेंट, ये दोनों मैंने फाइंड कर लिया। अब हम यूज करेंगे सीटी। सीटी का यूज क्या होता है, इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है ना उसको टेबल में कन्वर्ट करता है। अब मेरे पास दो क्वेरी है, दोनों क्वेरीज के आउटपुट को मैं पहले टेबल में कन्वर्ट करूंगा, तो सीटी का सिंटैक्स स्टार्ट होता है विथ से, ओके, विथ से स्टार्ट होगा। अब टेबल को नाम देता हूं मैं, ठीक है, इसको नाम देता हूं मेल रिकॉर्ड्स, मेल रिकॉर्ड्स एज, ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओके। अब उस पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक क्वेरी कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे मेल रिकॉर्ड्स इस टेबल। तो एक टेबल हो गया हमारे पास, कौन सा, मेल रिकॉर्ड्स, कॉमा करके सेकंड टेबल हमें क्या चाहिए, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ये है ना, तो उसको नाम देता हूँ ऑल एवरेज सैलरी एज, उसमें स्टोर करेंगे इस क्वेरी को। देखो अभी तक मैंने सेमी कॉलम कहीं पर भी नहीं दिया। अब दो टेबल हो गए, मेल रिकॉर्ड्स एंड एवरेज सैलरी, राइट। देखो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ सिर्फ, तो हमारे पास ये मेल रिकॉर्ड्स है ना, इस हर एक रिकॉर्ड की सैलरी इस वैल्यू के साथ कंपेयर करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसमें एवरेज सैलरी आ जाएगी और ये वैल्यू हर एक रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी, तो कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट ज्वाइन को क्रॉस ज्वाइन करना पड़ेगा, हर एक रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन करना है ना इसको। क्रॉस मतलब से लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन कब करेंगे, जब आईडी मैच कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस टेबल में क्या है? एक सिंगल वैल्यू है ना, इसमें कुछ कॉलम है क्या दूसरा आईडी मैच करने के लिए? लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन कब करेंगे, जब कोई कॉलम कॉमन रहेगा तो। अब देखो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फर्स्ट टेबल कौन सा है हमारा, मेल रिकॉर्ड, ज्वाइन ऑल एवरेज सेल। ये हमारा एक्चुअल ऑफ टेबल रेडी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब बस कंडीशन क्या डालनी है, वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, तो बस वेयर में कंडीशन डाल दो। वेयर में कंडीशन कब डालेंगे, जब कॉलम प्रेजेंट रहेगा टेबल में। तो अब ये सभी कॉलम मेरे पास टेबल में प्रेजेंट है ना, क्योंकि मैंने ये देखो ये पहले क्या हो रहा था, क्वेरी का आउटपुट आ रहा था, तो इसलिए हमने उसको सीटी के जरिए टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब वेयर सैलरी ग्रेटर देन कौन सा है, एवरेज सैलरी, लेकिन ये सैलरी कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं, नहीं मेल रिकॉर्ड से ले रहे हैं, तो मेल रिकॉर्ड्स को एम कंसिडर करेंगे, ऑल एवरेज सैलरी को मैं करता हूँ एवीएस ए करता हूँ, ठीक है।
तो सैलरी टेबल कौन से टेबल, सैलरी कॉलम एम से है, एम डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन ए डॉट एवरेज सैलरी। देखो ये सभी ऐसे रिकॉर्ड है जिनकी जिनकी सैलरी मेल, ये सभी ऐसे मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी ऑल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। और हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए आउटपुट में, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी, मतलब कितने रिकॉर्ड से, 2,55,440 काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट में स्टार किया है, तो सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज नंबर ऑफ मेल रिकॉर्ड्स। देखो 2,55,440, क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें किसी को? एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी find how many male employees record salary record whose salary is higher than average salary of all female employees। ओके, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने मेल एम्प्लॉयज के सैलरी के रिकॉर्ड है जिनकी हर एक रिकॉर्ड की सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हेलो, हेलो, हाँ बोला ना, एक मिनट। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एवरेज सैलरी किसकी चाहिए, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। सेकंड क्या चाहिए, इस फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी को किसके साथ कंपेयर करना है, मेल एम्प्लॉयज सैलरी रिकॉर्ड, राइट। तो पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, वेयर में कंडीशन क्या आएगी, जेंडर इज इक्वल टू एम, तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, जेंडर कॉलम कौन से टेबल में, तो सैलरीज एस ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन डॉट emp number is equal to s dot emp number, right, where e dot gender is equal to फीमेल, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, एस डॉट एवरेज सैलरी, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ गई। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और सैलरी कॉलम लेता हूँ, जेंडर भी चाहिए क्या, जेंडर लेंगे या नहीं लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वेयर में कंडीशन ही डाल रहे हैं ना, जेंडर ही आ जाएंगे, मेल ही आ जाएंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरी, यस। अब यहाँ पे ज्वाइन क्यों लगाया मैंने, सैलरी टेबल में से आपको मेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए, तो मेल और फीमेल का डेटा कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल, ओके, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम, यहाँ पे ई डॉट एम पी नंबर एस डॉट सैलरी, आ गए मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड की सैलरी किसके साथ कंपेयर करनी है, ये जो फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी हमने फाइंड की उसके साथ। तो अब दो टेबल बनाने पड़ेंगे फिर से, इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है उसको एक टेबल बना दो, इस क्वेरी के आउटपुट को एक टेबल बना दो, राइट। सॉरी, एम्प्लॉय नंबर
क्योंकि आपको मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए ना। सैलरी टेबल में तो सभी है ना, मेल फीमेल। कंडीशन ये डालनी थी जेंडर इज इक्वल टू मेल। ये जेंडर कॉलम कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में, इसलिए ज्वाइन किया है यहाँ पे। अब बस इन दोनों क्वेरीज का जो आउटपुट आ रहा है उसको एक टेबल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? यूजिंग सीटी। तो सीटी कैसे है देखो, सिंपल। जो क्वेरी लिखी है उसके ऊपर बस में विद, इसको एक नाम देता हूँ एफ एवरेज सैलरी एज, और इसको पैरेंथेसिस में डाल दो, सेमी कॉलन रिमूव कर दो, देन कॉमा करके सेकंड, इसको नाम देंगे मेल रिकॉर्ड्स एज, इसको भी पैरेंथेसिस में डाल दो और सेमी कॉलन रिमूव कर दो। राइट, दो टेबल हो गए, एफ एवरेज सैलरी एंड मेल रिकॉर्ड्स। दोनों में कौन सा ज्वाइन लेंगे? देखो इसमें एक रो है, इसमें मल्टीपल रो है, तो एक रो को इस टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन करना है, मतलब क्रॉस ज्वाइन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल रिकॉर्ड्स, ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन? किसके साथ? एफ एवरेज सैलरी। हो गया ना ये क्रॉस ज्वाइन। विदाउट ऑन की कंडीशन मतलब क्रॉस ज्वाइन होता है, या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्रॉस ज्वाइन। देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही क्वेरी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी वेयर कंडीशन लिखना जरूरी है। देखो अब कंपेयर कर सकते हो, सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? इस एवरेज सैलरी से। राइट, समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या आएगी फिर? देखो पहले मैं मेल रिकॉर्ड्स टेबल को एम कंसिडर करता हूँ, फीमेल एवरेज सैलरी टेबल को एफ कंसिडर करता हूँ। अब कंडीशन क्या आएगी? वेयर, ओके, अब सैलरी कौन से टेबल में? एम टेबल में, तो एम डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ डॉट एवरेज सैलरी। ये ऐसे रिकॉर्ड है जिनके, ऐसे मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी है, मतलब काउंट करना होगा। या फिर रिकॉर्ड चाहिए तो ये रहा आउटपुट, अगर हाउ मेनी है मतलब यहाँ पे काउंट करेंगे एज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज करता हूँ रिकॉर्ड्स। ये रही हमारी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट क्वेरी। समझ में आ गया क्वेश्चन? सीटी का यूज समझ में आ रहा है? कब करेंगे? देखो अभी तक हम कैसे क्वेरी लिख रहे थे, उस क्वेरी को हमारे पास जो टेबल है ना उसके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्वेरी लिखनी होगी, उस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को एक टेबल हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो इसको सीटी क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल कंसिडर किया, इसको इसको भी एक टेबल लिया, मेल रिकॉर्ड्स का एक टेबल बनाया, और इस टेबल को हम इसी क्वेरी के अंदर रेफरेंस के लिए यूज कर रहे थे यहाँ पे। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इसके लिए इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी क्वेरी को हम एक अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी टेबल। लेकिन ये फिजिबल वे नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पररी टेबल सिंपल, हमने दो क्वेरी, सब क्वेरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो रिक्वायरमेंट थी, ये वाली एक क्वेरी और ये क्वेरी। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, हमने पहले दो क्वेरी को रन किया, ओके, रिक्वायरमेंट फाइंड कर दिया, और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है मैं इसको एक टेबल का क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेम्पररी टेबल एफ एवरेज सैलरी एज दिस क्वेरी। इसको रन करेंगे, एक टेबल क्रिएट हो गया एफ एवरेज सैलरी। ठीक है, देन सेकंड, इसका भी एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेम्पररी टेबल एम रिकॉर्ड्स एज दिस क्वेरी। अब एक दूसरा एक टेबल क्रिएट हो गया एम रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इन दोनों टेबल का मुझे डेटा देखना है, कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सैलरी एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम रिकॉर्ड्स। पहले मैंने इसको रन किया,
तो एम रिकॉर्ड्स आ गए, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड ऑफ एफ एवरेज सैलरी। इस टेबल में क्या डेटा है, ये डेटा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस ज्वाइन लेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम रिकॉर्ड्स ज्वाइन एफ एवरेज सैलरी। हो गया टेबल। अब एक्चुअल हमारा इसके ऊपर सॉल्व करना है, तो एम रिकॉर्ड को एम कंसिडर करेंगे, एफ एवरेज सैलरी को एफ करता हूँ। वेयर में कंडीशन लिख दो बस, वेयर एम डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ डॉट एवरेज सैलरी। आ गया रिकॉर्ड, देखो 2,55,364। काउंट करना है तो यहाँ पे काउंट यूज करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अलग अलग हमें क्वेरी लिखनी पड़ी ना, 1 2 3 4 5 क्वेरीज लिखनी पड़ी अलग अलग। इसमें क्या हो रहा है, सिटी में एक ही क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, टेबल भी उसी में क्रिएट कर रहे हैं, उसी टेबल को उसी में ज्वाइन करके रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। अब ड्रॉबैक क्या है टेम्पररी टेबल का, देखो मैंने एक टेम्पररी टेबल इसको क्यों बोलते हैं, मैंने अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया है, एक टेबल बना दिया। अगर मैं इस डेटाबेस को रिकनेक्ट करता हूँ, या फिर मैंने आज क्लोज कर दिया सिस्टम, कल फिर से ओपन करूंगा, या फिर थोड़ी देर बाद फिर ओपन करता हूँ, तो ये टेम्पररी टेबल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से डेटाबेस को रिकनेक्ट करता हूँ, रिकनेक्ट किया मैंने, अब अगर मैं करूंगा फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने कौन से टेम्पररी टेबल बनाए थे, एम रिकॉर्ड्स राइट, एम रिकॉर्ड्स। टेबल एम्प्लॉयज एम रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट। एक एफ एवरेज सैलरी का भी बनाया था, क्लियर है। अब इंटरव्यू में जब आपका 2+ ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो एसक्यूएल में ज्यादातर सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप मतलब जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीटी का यूज करना होगा। फ्रेशर के लिए भी पूछ सकते हैं सीटी क्या होता है, ठीक है। कभी कभी आ सकते हैं क्वेश्चन, 0 to 2 ईयर में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। अब वो भी एक्चुअल कंपनी के ऊपर डिपेंड, कि रोल क्या है, उनको कौन से रोल के लिए चाहिए, सैलरी कितनी है, उस हिसाब से फिर इंटरव्यू होगा। दोनों टॉपिक क्लियर है, सीटी एंड टेम्परेरी टेबल, यस। ओके। इससे पहले आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देना, कौन से डेटाबेस के ऊपर दे थे, स्कूल के ऊपर दिया था क्या, स्कूल के ऊपर भी दिए थे ना, स्कूल के ऊपर 10 क्वेश्चन दिए होंगे, या फिर 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक सेल्स डेटाबेस के ऊपर दिए होंगे अभी, यस। ओके, तो देखो मोस्टली ना 3 4 डेटाबेस के ऊपर स्टडी करो। सबसे पहले हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस, इस पे तो आप आपको हैंडी हो गया होगा एम्प्लॉय डेटाबेस। फिर स्कूल के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सेल्स के ऊपर भी दिए थे। मैं आज आपको लाइब्रेरी डेटाबेस के ऊपर एक क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, मतलब स्कीमा सेंड करूंगा। सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है लाइब्रेरी, जैसे आपने स्कूल और सेल्स के लिए किया था सेम वैसे। फिर उस डेटाबेस को यूज करके उसमें 4 से 5 टेबल क्रिएट करने, कौन से वो भी इन्फो में दे दूंगा। और हर एक टेबल में कौन सा डेटा इंसर्ट करना है वो भी क्वेरी सेंड कर दो, एज इट इज कॉपी करके आपको बस रन करना है। उसके बाद में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे लास्ट एक टॉपिक है, हमें देखना है व्यू एंड इंडेक्स, ठीक है। स्टडी कर रहे हो ना सब लोग, ठीक है। डेली स्टडी करो, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, मैं एक बार फिर से एम्प्लॉय डेटाबेस लोड कर रहा हूँ। आपके पास है एम्प्लॉय डेटाबेस, वही रहने दो। एक्चुअली मेरे डेटाबेस में से क्या हो गया था, 2 टेबल डिलीट हो गए थे, इसलिए मैं फिर से उसको
ऐड करता हूँ। ओके, बस टाइम दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, एम्प्लॉय डेटाबेस लोड हुआ है। यूज एम्प्लॉय, सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं क्या होता है। ओके, इंडेक्स नाम सुना होगा आपने पहले भी। हर एक बुक में पेज रहता है इंडेक्स का। उसका यूज क्या होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर वो पेज नहीं रहेगा तो आपको, मतलब इंडेक्स का पेज नहीं रहेगा तो आपको उस बुक में हर एक पेज पलट के देखना पड़ेगा नया चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब इंडेक्स के पेज से क्या हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है ना, आपको तुरंत पता चल रहा है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। सेम यही लॉजिक यहाँ पे, जब हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे किसी भी कॉलम के ऊपर, ठीक है, तो इंडेक्स से क्या होता है, आपका क्वेरी जो रन टाइम है ना वो कम हो जाता है क्वेरी। अब इंडेक्स जब आप क्रिएट करोगे वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बैकएंड में कैसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल आपको शो करता हूँ। अब मेरे पास ये एम्प्लॉयज टेबल है। इस टेबल में अगर मान लो मुझे कोई भी एक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यूनिकली कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे उस डेटा को, लेकिन कौन से कॉलम से। एम्प्लॉय नंबर कॉलम से कर सकते हो ना। देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये जो रो है इसमें क्या है, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। इस रो में जो भी वैल्यू है सेम एज इट इज, सभी वैल्यू सेम है एक सेकंड रो में, इधर भी ऐसे मानो, तो दोनों रो सेम हो जाएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इसका एम्प्लॉय नंबर तो डिफरेंस रहेगा ना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में मान लो एक एम्प्लॉयज, जिस दो एम्प्लॉयज, दोनों को क्या है, बर्थ डेट सेम है, फर्स्ट नेम भी सेम है, लास्ट नेम भी सेम है, जेंडर भी सेम और हायर डेट भी सेम, हो सकता है ऐसे, राइट। आप अगर इंस्टा या फिर फेसबुक लिंक्डइन पे नाम सर्च करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी तो अलग अलग हो सकता है ना कुछ डिफरेंट रहेगा एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की की मदद से आप इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो यूनिकली। तो ये भी आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स की तरह काम करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने हायर डेट कॉलम के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट किया, तो बैकएंड में क्या हो जाएगा, इस हायर डेट कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स है हर एक रिकॉर्ड को एक यूनिक नंबर असाइन करेगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हर एक रो को एक अलग नंबर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डेटा इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनको 1 जनवरी 2000 के बाद हायर किया गया, तो वेयर कंडीशन क्या आएगी, हायर डेट ग्रेटर देन 1 जनवरी 2000, राइट। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी को रन होने के लिए टाइम कितना लगा, 0.485 सेकेंड, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, हायर डेट कॉलम के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, सिंपल क्रिएट इंडेक्स आई हायर डेट। मैंने एक इंडेक्स को नाम दिया, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स आई हायर डेट ऑन, किसके ऊपर क्रिएट करना है इंडेक्स, एम्प्लॉयज टेबल का हायर डेट कॉलम। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, इंडेक्स आपको कभी भी दिखेगा नहीं, लेकिन वो बैकएंड में स्टोर रहता है, ठीक। अब इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब अगर मैं फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, मैं इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, टाइम कितना लगा,
0.016। टाइम कम हो गया, पहले कितना लग रहा था 485 सेकेंड, अब कितना लग रहा है 016 सेकेंड लग रहा है। तो यूज समझ में आ रहा है इंडेक्स का क्या? यस, क्लियर है सबको? मतलब हम्म, वो हर एक रो को अलग अलग वैल्यू दे, हर एक रो को अलग अलग वैल्यू दे। देखो आपके सामने अगर 10 सेम चीज है, ओके, 10 सेम चीज है, तो उसमें से यूनिकली आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यही अगर 10 अलग अलग चीजें होंगी तो आपको तुरंत पता चलेगा सब अलग अलग है, तो आप अलग अलग उनका ग्रुप कर सकते हो। लेकिन 10 ऐसी चीजें जिसमें 99% सिमिलरिटी, 1% ही कुछ चेंजेस है, लेकिन वो आप देख नहीं पाओगे ना, आपको ज्यादा टाइम लगेगा उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन यही अगर सभी 10 की 10 चीजें अलग अलग होंगी तो आप इजीली सॉर्ट कर सकते हो 10 अलग अलग चीजें। सेम यही अगर मुझे उस टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिल्टर आउट करना है जल्दी से डेटा, फिल्टर आउट मतलब क्या? हाँ, कंडीशन के बेसिस पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हायर डेट की कंडीशन क्या थी, 2000 1 जनवरी 2000 बाद के जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको मुझे फिल्टर आउट करना। तो मैंने क्या किया, हायर डेट कॉलम के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट किया। उसने क्या किया होगा, हायर डेट कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड्स के यूनिक नंबर कुछ भी असाइन किया होगा, वो हमें दिखेगा नहीं, वो बैकएंड में जनरेट। लेकिन उसने क्या किया, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो रिकॉर्ड दिया है ना। अब हम हर एक रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डेटा जल्दी से फिल्टर आउट हो जाएगा इस कंडीशन पे। इसलिए क्या हो रहा है, ड्यूरेशन कम दिखा रहा है। ओके, यस, हाँ, कंडीशन तो चेक ही करेगा ना, ऑब्वियसली कंडीशन तो चेक ही करेगा हायर डेट कॉलम के ऊपर। लेकिन एक्चुअल हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें ये टाइम सेव करना है। देखो आपको भले ही ये टाइम कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप काम करोगे ना, कुछ क्वेरीज ऐसे रहती है कुछ मिनटों तक चलती है। कंपनी क्या आपको पेमेंट दे रही है, तो कंपनी क्या बोलेगी, आपका टाइम मतलब कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपको तो मजे है आपके, आप बैठे रहोगे तब तक जब तक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन कंपनी क्या बोलेगी, मुझे चलेगा नहीं, इतना टाइम आपको सेव कर। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इंटरव्यू में कभी कभी पूछेंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन सी है, कौन सी है? एक हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं, दूसरा हम सीटी यूज कर सकते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यही क्वेरी अगर आप सब क्वेरी से सॉल्व करोगे तो क्वेरी को रन होने के लिए टाइम देखो कितना लगता है, और क्वेरी को आप रीड भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है query। ठीक है, क्लियर है? इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया रखो इंडेक्सिंग क्या होता है। नहीं, कनेक्शन लॉस का आपका क्या हो रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, तो उसके लिए आप कौन से क्वेरी में आ रहा था प्रॉब्लम? ओके, उसके लिए एक सेटिंग करना पड़ता है, मैं बताऊँ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा व्यूज करके। ये भी एक सिंपल टॉपिक है। व्यूज का मीनिंग क्या होता है? नहीं, नॉर्मल मीनिंग पूछ रहा हूँ। व्यू, व्यू मतलब सिंपल देखना हमारी लैंग्वेज। व्यू मतलब क्या, देखना। तो सिंपल व्यू क्या होता है, इट इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन वन और मोर टेबल। व्यू क्या है, वो एक टेबल ही है, लेकिन कौन सा, वर्चुअल टेबल, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो। और उसको आप कैसे क्रिएट करोगे, एक टेबल के बेसिस पे या फिर एक से ज्यादा टेबल का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी टेबल का यूज करके आप व्यू को क्रिएट करते हो उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस टेबल। और व्यू का यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के। अब कैसे वो देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटाबेस है कंपनी का। अब कंपनी के डेटाबेस का हम एक्सेस सभी लोगों को देंगे क्या? डेटा सिक्योरिटी रहेगी कुछ। लेकिन मुझे बताओ, एचआर का काम क्या होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी करना। तो एचआर के लिए कौन से डेटा की जरूरत है, एम्प्लॉय नंबर और उस एम्प्लॉय की सैलरी शो करनी है और उनके नाम शो करने हैं। मतलब मुझे ऐसे डेटा शो करना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
सैलरी। एचआर को बाकी कुछ लेना देना है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है, ओके, इससे कुछ लेना देना है। एचआर को बस एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी। तो एचआर को हम पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते ना। अगर मान लो मैंने एचआर को पूरे डेटाबेस का एक्सेस दिया, उसने गलती से कुछ इंसर्ट किया, अपडेट की क्वेरी चला दी, तो पूरा डेटाबेस चेंज हो जाएगा, या फिर किसी उससे गलती से कोई टेबल भी डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो सकता है कोई टेबल, तो आपका डेटा तो लॉस हो जाएगा ना, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एचआर को क्या चाहिए, ये चाहिए रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए क्वेरी लिखो पहले, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉयज ई, ज्वाइन, salaries s on p dot emp number s dot employee, बस यहाँ पे p dot emp number, p dot first name, p dot last name और h dot salary। अब इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है, बस इसी आउटपुट को मुझे एचआर को शो करना है, क्योंकि यही डेटा एचआर के लिए बस इंपॉर्टेंट है। इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा, बस वही डेटा इस एचआर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इस डेटा को ही उसको शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसका एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है, तो मुझे उसको बस व्यू में लिखो, तो सिंपल इसके ऊपर एक लाइन लिखेंगे, क्रिएट व्यू, ओके, एज, व्यू को एक नाम देंगे वी एच आर करके, ओके, एज दिस क्वेरी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्रिएट हो गया व्यू, व्यू के सेक्शन में देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एक वी अंडरस्कोर एच आर नाम का व्यू क्रिएट हो गया। अब व्यू क्या है मुझे वो बताओ, व्यू क्या है, वर्चुअल टेबल है, तो टेबल का डेटा देखना है, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी एच आर, ये रहा आपका एच आर टेबल, बस इसका एक्सेस हम देंगे एचआर को। तो एचआर को जो भी डेटा चाहिए वो पूरा इसमें एचआर को बता देंगे, तुम्हें जो डेटा चाहिए पूरा इसमें डेटा है, तो आपको बस इसी टेबल का एक्सेस है, तो बस यही टेबल ओपन कर सकते हो। उसको पता भी नहीं चलेगा कि डेटाबेस में कौन से बाकी के टेबल है, वो देख भी नहीं सकते, ओके। लेकिन मान लो अब इसमें क्या है, इस टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज के नंबर और नाम होंगे और सैलरी होंगे, हर एक को सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि मान लो एचआर ने क्या किया, एचआर का एक दोस्त है, वो उस कंपनी में काम भी नहीं कर रहा, फिर भी उसने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया उसका, तो वो कर सकता है ना वो इस टेबल में, क्योंकि उसको हमने इसका एक्सेस दिया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, आप व्यू को कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, व्यू में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू वीएचआर, अब ये टेबल है ना, तो टेबल में इंसर्ट के लिए क्या है, इंसर्ट इनटू वीएचआर, वैल्यूज, क्या वैल्यू है, ये 4 कॉलम है उस टेबल में। फर्स्ट क्या, एम्प्लॉय नंबर, तो मैं एम्प्लॉय नंबर लाता हूँ, फाइल, फर्स्ट नेम डालो ओम, लास्ट नेम, और उसकी सैलरी डालता हूँ 95,000। एरर आ रहा है, और यही तो हमें चाहिए ना, व्यू सिक्योरिटी पर्पज के लिए बना है कि एचआर कुछ भी चेंज नहीं कर पाए उसमें, वो सिर्फ देख सकता है, व्यू का मतलब क्या, सिर्फ देखना, वो सिर्फ देख सकता है। लेकिन मान लो अब हमने एक व्यू बनाया, इसमें क्या है, जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका डेटा है, एचआर देख सकता है। मान लो अगले दिन कंपनी ने 100 नए लोगों को हायर किया, तो उनका भी डेटा एचआर को देखना चाहिए, तब क्या करेंगे फिर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अभी मान लो उस कंपनी में 100 लोग काम कर, उसका डेटा तो हमने ऐड किया, एचआर देख सकता है, उसके ऊपर हमने व्यू बनाया। लेकिन नेक्स्ट दिन और 10 लोग हायर हो गए उस कंपनी में, तो उनका डेटा भी आ जाएगा हमारे डेटाबेस में। तो वो डेटाबेस में हमने एचआर को डेटाबेस का एक्सेस दिया है क्या, नहीं, सिर्फ एक व्यू का एक्सेस दिया है, तो उस व्यू में भी देखना चाहिए ना वो 10 लोगों का डेटा। तो कैसे करेंगे फिर, यस, एक और व्यू बनाएंगे, तो फिर ऐसे हर बार जब नए एम्प्लॉयज आएंगे तो हर बार एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अवॉइड करने के लिए देखो, सिंपल, मान लो मैं इसी एम्प्लॉयज को, ओके, इसी एम्प्लॉयज को रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट, मान लो एक नया एम्प्लॉयज हायर किया कंपनी, तो उसके रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, वैल्यूज, एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है, फर्स्ट है एम्प्लॉय नंबर, देन
बर्थ डेट है, उसके बाद नाम, देन जेंडर, उसके बाद हाइट। एम्प्लॉयज टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसी एम्प्लॉयज का मैं डेटा सैलरी टेबल में इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू सैलरीज वैल्यूज, एम्प्लॉय नंबर, उसकी सैलरी में करता हूँ 95,000 फ्रॉम डेट टू डेट। सैलरी टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। चेक करो वो है कि नहीं प्रॉपर। सिलेक्ट एम्प्लॉयज। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का माइक ऑन है क्या? एम्प्लॉयज टेबल में चेक करो डेटा इंसर्ट हुआ है। यस, अब सैलरी टेबल में करो डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। यस, अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में एक नए एम्प्लॉयज की एंट्री की। मैंने व्यूज में एंट्री की क्या? मैंने व्यूज में ट्राई किया एंट्री करने का, हो रहा है क्या? अब व्यू को हम व्यू का डेटा देखते हैं क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का माइक ऑन है क्या? तो बंदा क्या करे? Okay. मैंने व्यूज का डेटा देख रहा हूँ, इसमें ऑटोमेटिक आ गया ना। मतलब जैसे ही नए रिकॉर्ड का डेटा हमारे टेबल में आ जाए, जिस भी टेबल का यूज करके हमने व्यू को बनाया, अगर उस टेबल को हमने अपडेट किया तो व्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन व्यू को आप सेपरेटली अपडेट नहीं कर सकते, हमने करके देखा हो रहा है क्या, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया, राइट। डेटा सिक्योरिटी रहेगी ना व्यूज से। तो हम क्या करेंगे, एचआर को बस इस टेबल का एक्सेस दे देंगे। वो ना तो उसमें कुछ चेंजेस कर पाएगा, वो सिर्फ उस डेटा को देख सकता है। लेकिन जिस टेबल का यूज करके हमने व्यू को बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, पेज टेबल। तो मुझे बताओ, वी अंडरस्कोर एचआर, इस व्यू के बेस टेबल कौन से? एम्प्लॉयज एंड सैलरी। जैसे मैंने एम्प्लॉयज और सैलरी में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए, वो अपने आप क्या हो गया, व्यूज में अपडेट हो गया। लेकिन जितने भी बेस टेबल है सभी में रिकॉर्ड इंसर्ट होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, तभी व्यू में। अगर मान लो मैंने इन दोनों टेबल में से एक ही में रिकॉर्ड इंसर्ट किया ना, तब भी वो व्यू में नहीं देखेगा। जब तक जितने भी टेबल व्यूज के लिए हमने बेस टेबल है, सभी टेबल जब तक अपडेट नहीं हो जाएंगे तब तक व्यू आपका अपडेट नहीं। मतलब अब कितने भी नए एम्प्लॉयज आने दो, जैसे उनके रिकॉर्ड एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में आ जाएंगे, व्यू अपने आप अपडेट हो जाएगा हमारा। क्लियर है? व्यू का यूज क्या है, व्यूज वर्चुअल टेबल है जिसको हम एक या फिर एक से ज्यादा टेबल से बना सकते हैं। ओके, व्यू का यूज क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम व्यू का यूज करते हैं। और सेम अगर इंटरव्यू में कुछ कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक एग्जांपल बताओ, सेम ये एग्जांपल दे दो या चार। ओके, हमें जो डेटा शो करना है सामने वाले को, बस उसको जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वही डेटा दिखाएंगे। सभी नहीं दिखा सकते ना पूरा डेटा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? इसमें कुछ डाउट किसी को? ओके। अब मैंने आपको बताया था कि आपको दो टॉपिक रीड करने हैं, कौन से? एक एसिड प्रॉपर्टी है, सेकंड है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में भी 1NF 2NF 3NF ये तीन प्रॉपर्टी रीड करो। मतलब देखो, एसिड की चार प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन की तीन प्रॉपर्टी, टोटल 7 डेफिनेशन आपको याद रखने हैं, और हर एक के लिए एक एग्जांपल। ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बस इसको आपको रीड करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट एसक्यूएल में? देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते क्या क्या हमने देखा है, डे 1 से करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज डेटा, राइट। क्या होता है डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। उसमें हर एक कौन सा भी फॉर्मेट का डेटा हो सकता है, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल्स, राइट, सॉन्ग्स का कलेक्शंस वगैरह। डेटा डेटा को हम स्टोर कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस। तो व्हाट इज डेटाबेस? वेयर वी स्टोर द डेटा। अब डेटाबेस का एक हमने
टाइप देखा था, कौन सा? रिलेशनल डेटाबेस. ओके, सो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? वेयर वी स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, और या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा जहां पर स्टोर कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनल डेटाबेस. देन हमने डीबीएमएस देखा. व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक सॉफ्टवेयर है, अगर डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने हो तो हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करें. वैसे ही अगर मुझे रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने होंगे तो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करें. आरडीबीएमएस के एग्जांपल कौन से देखे थे हमने? MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL सर्वर. जिसमें से हम कौन सा यूज कर रहे हैं? MySQL यूज कर रहे हैं. तो MySQL क्या है? MySQL is a RDBMS software which we use to interact with the relational database. अब MySQL के थ्रू रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए MySQL को कमांड करने के लिए एक लैंग्वेज लगेगी ना, वो कौन सी लैंग्वेज है? SQL. फिर हमने देखा था SQL वर्सेस MySQL का डिफरेंस, राइट. देन हमने डेटा टाइप्स देखे. कौन से डेटा टाइप्स है? इंट है, डेसिमल, देन कैर, वेर कैर. इनका डिफरेंस क्लियर है ना? इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप. देन इनम है, उसके बाद डेट है, राइट. फिर हमने एसक्यूएल कमांड्स देखे. डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, ओके, डीक्यूएल. डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसमें क्या क्या आता है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, राइट. डीएमएल ये क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें क्या क्या आता है? इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट. डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसमें क्या आता है? नहीं, ग्रांट एंड रिवोक. ओके. टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. इसमें कमिट, रोल बैक. और डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज. इसमें सिलेक्ट आता है. फिर हमने क्रिएट स्टेटमेंट देखा, क्रिएट डेटाबेस देखा पहले, देन यूज डेटाबेस सीखा हमने. फिर हमने क्रिएट टेबल की, राइट. पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उस डेटाबेस को यूज किया और उसमें टेबल क्रिएट की. टेबल क्रिएट की भी हमने दो वे देखे थे. पहले हमने क्या किया था? नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे एक डेटाबेस में. सेल्स डेटाबेस में देखो 4 टेबल क्रिएट किए थे. फिर बाद में हमने क्या किया? सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसमें हमने टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड की यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. तो मतलब इसके बाद हमने देखा था कंस्टेंट. कंस्टेंट कौन से देखे हमने? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का चेक देखा. कंस्टेंट के बाद टेबल क्रिएट किया हमने, उसके बाद अल्टर देखा था, राइट. अल्टर में हमने क्या क्या देखा? अल्टर स्टेटमेंट में याद आ रहा है कुछ? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, ऐड कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, राइट, चेंज कॉलम, रीनेम कॉलम, यस, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की. यूनिक की को कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप इंडेक्स. फिर अल्टर टेबल के बाद, हाँ ड्रॉप नहीं, वो बाद में आएगा. उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू देखा. इंसर्ट इनटू में कंडीशन क्या है? जिस सीक्वेंस में आप कॉलम के नाम मेंशन करोगे उसी सीक्वेंस में वैल्यू आनी चाहिए. मतलब फर्स्ट वैल्यू आप जो डालोगे वो फर्स्ट कॉलम में जाएगी, ठीक है. लेकिन कॉलम का डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए. आप जो वैल्यू मतलब एम्प्लॉय आईडी नंबर कॉलम में आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो नंबर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्रिएट जब टेबल क्रिएट किया था तब इंटीजर मेंशन किया. इंसर्ट इनटू के बाद हमने एम्प्लॉयज डेटाबेस को लोड किया, राइट. एम्प्लॉयज डेटाबेस के बाद हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट देखा. टेबल में से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर देखा. वेयर के अंदर क्या क्या देखा हमने? एंड, और, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, देन greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, between and, then
उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन देखें। यस, कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। देन ग्रुप बाय देखा, ग्रुप बाय के बाद हमने हैविंग देखा, फिर ऑर्डर बाय देखा और लिमिट, राइट। फिर राइटिंग सीक्वेंस क्या हमारी एसक्यूएल क्वेरी की? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, उसके बाद हमने देखा कमिट, रोल बैक, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, अपडेट। डिफरेंस क्लियर है ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट का? ड्रॉप कब यूज करेंगे? ड्रॉप से क्या हो जाएगा, टेबल, टेबल का डेटा भी चला जाएगा, स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। उसको रोल बैक कर सकते हैं क्या फिर से? नहीं। डिलीट कब यूज करेंगे? अगर टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं यूजिंग वेयर कंडीशन, इसको रोल बैक कर सकते हैं क्या? डिलीट को? यस। ट्रंकेट, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे रहेगा लेकिन टेबल के अंदर का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, इसको रोल बैक कर सकते हैं? नहीं। मतलब इतना याद रखो, जितने भी डीएमएल कमांड है ना, डीएमएल, उनको रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन डीडीएल कमांड क्या होता है, सभी ऑटो कमिट होते हैं, उनको हम रोल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार कमिट किया तो उसको रोल बैक नहीं कर सकते ना। तो इतना याद रखना है बस। डीडीएल का देखो, हमने ड्रॉप क्या है, डीडीएल है ना, तो ड्रॉप को कर सकते हैं क्या? ट्रंकेट भी क्या है, डीडीएल, कर सकते हैं उसको। तो जितने भी हमने टेबल क्रिएट किया वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगा, डेटाबेस में वो सेव हो गया वो टेबल। लेकिन जितने भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन है, डीएमएल कमांड जितने हैं, उसको अगर आप कमिट करोगे तभी वो सेव होगा। देन हमने ज्वाइंस देखे, ज्वाइन का यूज क्या है, कब यूज करेंगे? कंबाइन नहीं, व्हेन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। कंबाइन मतलब वो सेट ऑपरेटर्स हो गई, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, वो कंबाइन करना होता है डेटा, ठीक है। ज्वाइन मतलब एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब दो टेबल रहने दो, तीन रहने दो या 10 टेबल रहने दो, ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से ज्वाइन है? इनर, लेफ्ट, राइट, क्रॉस, सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। लेफ्ट ज्वाइन मतलब all data from left table and matching data from right table. Right join मतलब all data from right table and matching data from left table. क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के बीच में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी, फिर फर्स्ट टेबल की सेकंड रो आएगी, वो भी सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। फिर सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन एक ही टेबल, उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। सिनेरियो क्या देखा था हमने, हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर का आईडी है। अब हमें मैनेजर का आईडी पता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड कर, तब हम क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी दोनों एक ही टेबल में होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन। ज्वाइन के बाद हमने स्टोर रूटीन देखा। स्टोर रूटीन में क्या क्या है, प्रोसीजर एंड फंक्शन। दोनों का डिफरेंस इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। प्रोसीजर में क्या है, इन एंड आउट दोनों पैरामीटर होते हैं, फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर होते हैं। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है क्या? नहीं। प्रोसीजर को रन करना है तो कॉल मेथड से करेंगे, फंक्शन को हम सीधा सिलेक्ट के अंदर लेते हैं। ओके, कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो प्रोसीजर का यूज करते हैं। ओके, देन विंडो फंक्शन देखे हमने, केस स्टेटमेंट देखा है क्या, राइट। विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन, ओके। यहाँ पे हमने ज्वाइन से बाद हमने सब क्वेरी भी देखा, यस। सब क्वेरी कौन से वे से राइट कर सकते हैं, इनसाइड फ्रॉम क्लॉज, वेयर एंड सिलेक्ट। ओके, सब क्वेरी के टाइप्स कौन से, सिंगल रो, मल्टीपल रो, देन स्केलर सब क्वेरी, उसके बाद कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब।
स्केलर सब क्वेरी मतलब, सॉरी, सिंगल रो सब क्वेरी मतलब इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल वैल्यू। सब क्वेरी क्या होता है? क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। दो पार्ट है उसके, इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? इनर क्वेरी। अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल वैल्यू, सिंगल रो आ रहा है तो सिंगल रो सब क्वेरी। इनर क्वेरी का आउटपुट मल्टीपल रो में आ रहा है तो मल्टीपल रो सब क्वेरी। स्केलर सब क्वेरी मतलब अगर इनर क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आता है, अब सिंगल वैल्यू आउटपुट कब आएगा? जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू इनपुट मिलेगा, सिंगल वैल्यू आउटपुट देगा। तो स्केलर सब क्वेरी मतलब अगर इनर क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आएगा तब हम उसको स्केलर सब क्वेरी बोलते। ओके। कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब आउटर क्वेरी का कोई एक कॉलम इनर क्वेरी में हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरिलेटेड सब क्वेरी। देन नेस्टेड सब क्वेरी। व्हाट इज नेस्टेड सब क्वेरी? सब क्वेरी के अंदर एक और सब क्वेरी रहेगी, राइट? देन स्टोर रूटीन हो गया। विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन कौन से देखे हमने? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? लिख के दिए थे मैंने, देखो यहाँ पे। यस, डिफरेंस बिटवीन लैग, लीड। देखो, फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय, फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल, फाइंड द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल, लैग वर्सेस लीड का डिफरेंस, रैंक वर्सेस डेंस रैंक का डिफरेंस। ओके। देन विंडो फंक्शन के बाद हमने देखा सिटी एंड टेम्पररी टेबल। उसके बाद आज देखा हमने व्यू, इंडेक्स देखा। और आपको क्या रीड करना है? एसिड प्रॉपर्टी एंड नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट। ये आपका पूरा सिलेबस है एसक्यूएल। क्लियर है? ओके। किसी को डाउट है इसमें? अब आपको क्या करना है, देखो, जितना जहां तक किया है ना स्टडी, अब उतना रहने दो। आपके पास कितने अभी 4 दिन है। मंडे ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 6 दिन है। ठीक है। स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करो। डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। लेक्चर रिवाइज करने तो रिवाइज करो, लेकिन 2x में करो, ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करो। और प्रैक्टिस को डिटेल स्टार्टिंग से करना है। ऐसे नहीं कि बीच में से कोई एक टॉपिक लेंगे, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से स्टडी करना। डेली अगर 2 से 3 टॉपिक भी करोगे ना, 6 दिन में पूरा एसक्यूएल का स्टडी हो जाए। ठीक है। और उसके बाद आप मंडे से फिर मॉक इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। जिसको भी मॉक इंटरव्यू देना है मंडे टू फ्राइडे, उसके बीच में आप कभी भी दे सकते हो। बस मुझे एक दिन पहले ही बता दो कि सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, तो उस हिसाब से मैं आपका शेड्यूल कर दूँ। और क्वेरी की प्रैक्टिस करो नोट पैड पे या फिर पेन पेपर पे करो। यहाँ पे आप अगर क्वेरी लिखोगे ना, आपको तुरंत पता चलता है कहाँ पे एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर वगैरह वो समझ में आता है पेन पे। क्योंकि देखो, जब इंटरव्यू रहेगा ना, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू तो आपको चैट बॉक्स में क्वेरी लिखनी है, वहां पे तो पता नहीं चलेगा एरर कहाँ पे आ रहा है। और फेस टू फेस है तो पेन पेपर देंगे। ठीक है। और ये एसक्यूएल के लिए नहीं, आप कौन सी भी लैंग्वेज सीखोगे ना, आगे जाके पाइथन सीखोगे, क्वेरी के, हाँ, तो सिंटैक्स क्या करना है? नोटपैड पे लिखना है। सेम क्वेरी को कॉपी करो, वो आपके प्लेटफॉर्म पे रन होनी चाहिए। जैसे आपने नोटपैड पे एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, वहां से कॉपी करो, माई एसक्यूएल पे पेस्ट करो, क्वेरी रन होनी चाहिए। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट? ओके। सो मंडे से हम क्या करेंगे? हाँ, मंडे से आप जिसका भी स्टडी हो जाएगा, जिसको मॉक इंटरव्यू देने हैं, आप आ सकते हो। कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू दे दो, मॉक इंटरव्यू। जितने आप मॉक इंटरव्यू दोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी हो जाएगी। ठीक है। पहले 2-3 इंटरव्यू तो आपको, मतलब आपका कॉन्फिडेंस आने के लिए उसमें ही चले जाएंगे। ठीक है। कभी कभी आपको आंसर आता है, लेकिन इंटरव्यू के प्रेशर से ना आप वो बता नहीं पाते इंटरव्यू। तो प्रेशर कैसे हैंडल करना है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो ऐसे नहीं कि सीधा अभी एसक्यूएल खत्म हो गया, कंपनी में जाओगे सीधा और फिर इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे।
इसलिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? अब मैं क्या आपको जो भी हमारा लाइब्रेरी का डेटाबेस है उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करता हूँ ग्रुप में, ठीक है? क्लियर है सबको?